हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आपके एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, दैट इज़ ट्राइंगल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और बच्चों को थोड़ी सी इसमें डिफिकल्टी आती है, बट यू डोंट वरी, मैं आपको हर एक लेक्चर एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आपने बस अपनी नोटबुक पे प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर अभी तक ट्राइंगल का एक ही लेक्चर हुआ है, लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि फॉर दिस सेशन 2023-24 सिलेबस क्या है, उसमें से क्या डिलीट हो गया है, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर। और साथ में कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया था ट्राइंगल का। जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉन्ग्रेंसी ऑफ द ट्राइंगल्स। तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखना, तभी आपको लेक्चर नंबर 2 समझ में आएगा, ठीक है? ऐसे ये समझ में नहीं आएगा कि आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो देखें, यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, फिर भी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। टोटल 6 थ्योरम्स यू कैन से इन योर सिलेबस। उन 6 थ्योरम में से 2 का प्रूफ ही आपको करना है। अगर आपका टीचर ट्राइंगल चैप्टर में से कोई थ्योरम का प्रूफ आपको देना चाहता है तो माय डियर, ये दिस थ्योरम नंबर 2 दैट इज कॉल्ड ASA कॉन्ग्रेंसी रूल, इसका प्रूफ आपको आ सकता है एग्जाम में, और ये लॉन्ग आंसर में आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है? एंड सेकेंड, थ्योरम नंबर 5। तो ये 6 जो पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, दिस इज योर सिलेबस फॉर द चैप्टर ट्राइंगल। 4 थ्योरम्स जो हैं उनका प्रूफ आपको नहीं करना, बस उनके रिजल्ट्स को सीखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और डायरेक्ट क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। अगर प्रूफ करना है, दिस थ्योरम नंबर 2 एंड दिस थ्योरम नंबर 5। तो आज के लेक्चर में मैं आपको ASA कॉन्ग्रेंसी रूल से जैसे आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करोगे, लेकिन उससे पहले इस रूल का हम प्रूफ करेंगे, ठीक है? और ASA का प्रूफ करने के लिए SAS की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब वो नॉलेज कहाँ से आएगी? फर्स्ट लेक्चर से। फर्स्ट लेक्चर मेरा हो चुका है, उसमें मैंने डिटेल में बताया SAS क्या होता है, ठीक है? एंड इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव डन 3 एग्जाम्पल्स। 7.1 की जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी हमने कंप्लीट कर ली हैं। सो प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, तभी आप सेकेंड लेक्चर से कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है? कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होती है, कितने क्राइटेरियाज आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले, सब कुछ फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस हो रखा है, ठीक है? SS कॉन्ग्रेंसी रूल क्या है, विद डायग्राम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, एवरीथिंग वी हैव डन इन द लेक्चर नंबर 1। तो आज हम थ्योरम 7.1 इन योर NCERT दैट इज ASA कॉन्ग्रेंसी रूल, इसका प्रूफ करने वाले। इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। एक बार लेक्चर को कंप्लीट देख लो, फिर देखो आपको प्रूफ ये याद ही हो जाएगा, ठीक है? बहुत सिंपल है। तो मैंने बताया ASA के लिए आपको किसका नॉलेज होना चाहिए? SAS का। तो 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल से हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है? तो देखें, सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं कि ज्योमेट्री पार्ट में गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, ये 4 हेडिंग तो आपको देनी देनी है। कंस्ट्रक्शन अगर है तो ठीक है, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दो उसको। यहां पर गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ 1 ट्राइंगल आर इक्वल। तो भाई 2 साइड्स जो कि इक्वल हैं, 2 ट्राइंगल्स, उनके 2 एंगल्स इक्वल हैं और उनकी जो इंक्लूडेड साइड है वो इक्वल है। एंगल्स इक्वल है और एक साइड इक्वल है। ये गिवन इंफॉर्मेशन है 2 ट्राइंगल्स में। आपको बताना है कि ASA से वो कैसे कॉन्ग्रेंट हो गई। तो आई एम राइटिंग द गिवन, फिर आपको थोड़ा क्लियर होएगा। सो डियर, यू कैन राइट वी आर गिवन 2 ट्राइंगल्स। अब देखो, इन ट्राइंगल्स का नाम आप अपनी मर्जी से रख लो, कुछ भी रख लो जो आपको अच्छा लगता है। तो मैं एक ट्राइंगल का नाम रख रहा हूं ABC और दूसरे का नाम रख रहा हूं PQR। सो वी आर गिवन 2 ट्राइंगल्स ABC एंड PQR इन विच, अब उसमें क्या हो रहा है, 2 एंगल्स आपस में इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लेने आपको। तो आई एम राइटिंग हेयर एंगल A, लेट अस टेक एंगल B, बेस वाले लेते हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। 2 एंगल्स आर इक्वल। देखो A और A लिखा है ना, तो ये 2 एंगल्स आपस में इक्वल है, ये गिवन है हमें। एंड 1 साइड, कौन सी साइड? इंक्लूडेड साइड। अब इंक्लूडेड वर्ड क्या है, क्या इसका मतलब है, फर्स्ट लेक्चर में हो चुका है। यहां पे इंक्लूडेड साइड आ जाएगी हमारी BC और इसकी आ जाएगी QR।
तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर एंड साइड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर. इट इज द गिवन इंफॉर्मेशन. डन. देन टू प्रूव. व्हाट टू प्रूव? सिंपल. ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर. ये प्रूफ आपको करना है. कंस्ट्रक्शन अभी देख लेंगे. कंस्ट्रक्शन यहां पे कुछ होगी बट वो इसमें केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे, तो उसी में मैं आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ा बता दूंगा. प्रूफ इज वेरी सिंपल. तो भाई ट्राइंगल तो हमने बना ही नहीं, चलो जल्दी से ट्राइंगल बनाओ. देखो, दिस योर ट्राइंगल एबीसी एंड दिस योर ट्राइंगल पीक्यूआर. इनको कॉन्ग्रुएंट करना है. ठीक है माय डियर. यहां पे 3 केस बनेंगे, तो प्रूफ आपने स्टार्ट करना है. 3 केसेस अराइजेस. 3 केस बनेंगे. केस 1, देखो ये तो हमें गिवन है कि BC जो है QR के इक्वल है. अब AB और PQ का मसला है, क्या ये इक्वल है, क्या ये अनइक्वल है? अगर अनइक्वल है तो कौन सी बड़ी है, कौन सी साइड है? या फिर AC और PR की प्रॉब्लम आ सकती है कि सर क्या ये इक्वल है, क्या ये अनइक्वल है? अगर अनइक्वल है तो कौन सी साइड बड़ी है? तो यहां पर AB और AC इस ट्राइंगल की और PQ और PR इनका आपस में रिलेशनशिप हमें नहीं पता. उसी वजह से यहां पे 3 केस बन रहे हैं. तो आप इसकी AB ले सकते हैं और इसकी PQ ले सकते हैं, या फिर इसका AC ले सकते हैं और इसकी PR ले सकते हैं. दैट इज योर चॉइस. तो मैं यहां पर AB और PQ के रिलेशनशिप को डिस्कस करने वाला हूं. वही रिलेशनशिप की वजह से 3 केस बन रहे हैं. तो पहला मैं केस ले रहा हूं when AB is equal to PQ. यहां से आपको शुरुआत करनी है. दिस इज द फर्स्ट केस. ठीक है. सो यहां पर हमारे पास फर्स्ट केस आ गया AB इक्वल टू PQ. अब इसको आप ऐसा समझ सकते हो, ये भी एक गिवन इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि इस केस को मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जब AB मेरा PQ के इक्वल होगा. ठीक है. तो अब देखें, जब AB PQ के इक्वल है तो मैं इसके अंदर काम कर रहा हूं. तो मैं यहां पे दोनों ट्राइंगल्स को लेता हूं और देखता हूं क्या SAS में यहां अप्लाई कर सकता हूं. तो अगर आपको नहीं पता SAS कैसे अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखना, जिसमें मैंने एग्जांपल सॉल्व कर रखी है, वहां पे डिटेल में बता रखा है. तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इन दीज 2 ट्राइंगल्स AB इज इक्वल टू PQ. तो आप बोलोगे सर AB इक्वल टू PQ तो इक्वल गिवन ही नहीं है. अरे भाई गिवन नहीं है, इसी केस को तो हम डिस्कस कर रहे हैं ये मान के कि जब AB PQ होगा तो क्या होगा इन ट्राइंगल्स के साथ. तो इसलिए यहां पर आपको लिखना है कि ये केस 1 हमारा चल रहा है. दिस इज केस 1 जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं. देन कैन आई राइट BC इक्वल टू QR? यस वी कैन राइट. व्हाई? इट इज गिवन. इंक्लूडेड साइड ऑफ द एंगल्स, ये तो गिवन है. 2 साइड्स हमारी इक्वल आ गई. अब एक यहां पर पार्ट हमारा और इक्वल है. एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. Why these 2 angles are equal? अरे it is given ASA. 2 एंगल्स तो वैसे ही इक्वल है, वो हमें गिवन है, वो हमने लिखा हुआ है. तो देखिए यहां पर 2 साइड्स और एक एंगल हमने इक्वल कर दिया. तो आप बताइए कौन सा यहां पे कंडीशन लगा है, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है जिससे दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो. तो आप कहोगे सर S लिया आपने, S लिया और एक एंगल लिया इंक्लूडेड वाला, तो S से इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो. वेरी सिंपल प्रूफ. तो फर्स्ट केस हमारा हो भी गया. यहां पर इसके बाद आप लिख सकते हो देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. दैट्स ऑल. बस ऐसे ही, इतना सिंपल है. आपको सिर्फ AB और PQ के केस बनाने. अब इक्वल वाला हो गया, अब अनइक्वल वाला बनाएंगे. अब अनइक्वल में कंडीशन आ जाती है कि AB बड़ी है कि PQ बड़ी है. तो यहां पर केस 2 में हम लिखेंगे व्हेन AB इज ग्रेटर देन PQ. जब AB PQ से बड़ी होगी. अब मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं. दिस योर ट्राइंगल ABC एंड दिस योर ट्राइंगल PQR, जिनको आप कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो. एंगल B एंगल Q के ऑलरेडी इक्वल है. अब यहां पर आपने केस पे ध्यान देना है. केस 2 पे आप लिख रहे हो, मतलब किस केस के अंदर काम कर रहे हो, AB इज ग्रेटर देन PQ, यानी AB की जो लेंथ है वो PQ से बड़ी है, ज्यादा है. AB की लेंथ ज्यादा है. तो भाई यहां पर फिर आप AB के ऊपर एक ऐसा पॉइंट कंसीडर कर सकते हो. वो ऐसा पॉइंट होगा, लेट अस टेक दिस पॉइंट इज M.
वो एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे हमारा BM बन रहा है और वो PQ के इक्वल होना चाहिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर AB को मैं बड़ा मान रहा हूं तो यहां पर कोई AB का पार्ट तो होगा ना जो PQ के इक्वल होगा, तो हमने M पॉइंट कंसीडर कर लिए, तो BM इज इक्वल टू MQ। बस ये थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है। सो यू कैन राइट mark point M on AB such that BM is equal to PQ। इसको आप कंस्ट्रक्शन समझ सकते हो, ये केस 2 के अंडर आप कर रहे हो। नाउ यू टेक बोथ द ट्राइंगल्स अगेन। इन ट्राइंगल MBC, अब आपको ट्राइंगल्स MBC लेनी है, A से नहीं स्टार्ट करना है, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। लेट मी यूज डिफरेंट कलर, इसको ज्वाइन कर लो आप MC को। तो आई एम टेकिंग ट्राइंगल MBC and triangle PQR. I am taking these two triangles. Okay, dear. Now I am writing BM is equal to PQ. Why these two triangles are equal? तो आप लिखें by construction. Then you can write BC is equal to QR. Why they are equal? It is given. And you can write angle B equal to angle C. It is also given. तो बच्चे मेरे दो साइड्स और एक एंगल आपने इक्वल कर दिया, इंक्लूडेड वाला एंगल। तो फिर से ऐसे ये छोटा ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हो आप। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल MBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। बट हमें ये वाली ट्राइंगल थोड़ी ना कॉन्ग्रुएंट करनी है, हमें तो ABC को कॉन्ग्रुएंट करना है PQR। तो हमने तो MBC के इक्वल कॉन्ग्रुएंट कर दिया। इसका मतलब ये जो मैंने कॉन्ग्रुएंट किया है, हो सकता है यहाँ पे कुछ इनवैलिड चीज हमारे सामने आए, तो हमें देखना पड़ेगा भी MBC और PQR को कि CPCT से कोई पार्ट अगर मैं इक्वल लेता हूँ तो वहां से कोई क्या प्रॉब्लम आती है। देखो, हेयर आई एम राइटिंग दिस एंगल, आई एम राइटिंग दिस एंगल 1 और ये एंगल 1 एंगल R के इक्वल मैं लिख रहा हूं। आई कैन राइट नो प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ना, तो आई कैन राइट एंगल 1 ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल R ऑफ दिस ट्राइंगल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल R। वाई यू आर राइटिंग दिस? CPCT, corresponding part of congruent triangle। but my dear जो एंगल R है वो ऑलरेडी किसी के इक्वल हमें गिवन था, गिवन इंफॉर्मेशन थी। एंगल R, दो एंगल इक्वल, तो एंगल R तो एंगल C के इक्वल है, कंप्लीट एंगल C, इट इज गिवन। तो भाई एंगल R 1 के इक्वल भी है और एंगल R एंगल C के इक्वल भी है। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C। यस आई कैन राइट। अगर मैं आपको बोल रहा हूं x y के इक्वल है और x z के इक्वल भी है, तो कैन आई राइट y इक्वल टू z? यस आई कैन राइट। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल C इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल R। इट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल C। अब आप डायग्राम में जाओ और मुझे बताओ क्या एंगल 1 एंगल C के इक्वल होना पॉसिबल है? टेल मी। सी, दिस इज एंगल 1 here and this angle C here. It is not possible my dear। एक ही पॉइंट पे दो डिफरेंट एंगल आप दिखा रहे हो एक ही ट्राइंगल के अंदर, तो यहां पर आप लिखो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स जो हमने AB को ग्रेटर सपोज किया था दैट इज नॉट पॉसिबल। AB बड़ी नहीं हो सकती PQ से, AB PQ के इक्वल होना ही जरूरी है, तभी वो एंगल इक्वल रहेंगे जो गिवन इंफॉर्मेशन में। इट मीन्स AB इज इक्वल टू PQ। AB बड़ी नहीं हो सकती, अगर बड़ी नहीं हो सकती इक्वल ही होगी, तो इसका मतलब बाय SAS, ये आ गई ना दो साइड्स, और BC तो ऑलरेडी इक्वल है और एक एंगल भी हमारा इक्वल है, तो देयरफॉर बाय SAS अगेन आई कैन राइट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ये हो गया सेकंड केस। इसमें भी हमारी दोनों ट्राइंगल्स क्या आ रही है, कॉन्ग्रुएंट आ रही है। अब मेरे प्यारे बच्चे
केस 3 क्या होगा आप बताओ। अगर आप लेक्चर को ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो केस 3 तो वैसे ही आपको समझ में आ गया। क्या करना है, व्हेन ए बी इज लेस देन पी क्यू, जब आपकी ए बी पी क्यू से छोटी होगी। मैं यहां ट्राइंगल बना रहा हूं, दिस इज योर ट्राइंगल ए बी सी एंड दिस इज योर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो क्या केस चल रहा है, क्या केस चल रहा है, इस ए बी को मैंने पी क्यू से छोटा मान लिया, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। यार ए बी तो चलो पी क्यू से छोटी है, फिर कोई और साइड तो होगी ना जो पी क्यू के इक्वल है। तो हम ऐसा करेंगे इस ए बी को प्रोड्यूस करेंगे और यहां पर एक पॉइंट क्रिएट करेंगे, लेट दिस पॉइंट इज एन। तो मैं बोलूंगा सर बी एन इज इक्वल टू पी क्यू, मान लेते हैं क्योंकि ए बी पी क्यू के इक्वल नहीं है, छोटी है। तो ए बी को प्रोड्यूस करने पर पी क्यू के इक्वल कुछ तो बनाना पड़ेगा, तो मैंने एन तक इसको प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं नाउ सो मार्क पॉइंट एन ऑन बी ए प्रोड्यूस्ड, ऐसे लिखो। क्या लिखा, मार्क पॉइंट एन ऑन बी ए प्रोड्यूस, कि बी ए को प्रोड्यूस करके मैंने उसके ऊपर एक पॉइंट एन मार्क कर दिया है। ठीक है, और ज्वाइन कर दो एन सी को। अब आप क्या करो, एन बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल लो और इनको कॉन्ग्रेंट कर दो। माय डियर, इन ट्राइंगल एन बी सी एंड पी क्यू आर, फोकस ऑन दीज टू ट्राइंगल्स माय डियर। I am writing NB is equal to PQ. Can I write? Yes, by construction. By construction. Okay. यहाँ पे प्रोड्यूस के आगे ऐसे लिख लेना सच दैट, ये कंस्ट्रक्शन में ना, सच दैट यहाँ लिख रहा हूँ बी एन इज इक्वल टू पी क्यू। कुछ नहीं लिखना, मार्क पॉइंट एन ऑन बी ए प्रोड्यूस्ड सच दैट, यानी उस पॉइंट को इस तरह से मार्क करना है कि बी एन इज इक्वल टू पी क्यू होना चाहिए कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एन बी इज इक्वल टू पी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, इट इज गिवन। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इट इज ऑल्सो गिवन। दिस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इट इज ऑल्सो गिवन। नाउ माई डियर, by which condition, by which criteria you can say these two triangles are congruent? Again by SAS. You can say, sir, by SAS congruence triangle NBC is congruent to triangle PQR. When these two triangles are congruent, their corresponding angles are equal. या similar चल रहा है, जो केस 2 है वही contradiction आ जाएगी। तो NBC जब लिया तो ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का NBC का इसके इक्वल होगा, वाई CPCT। तो यू कैन राइट एंगल NCB, एंगल NCB इज इक्वल टू एंगल R बाय CPCT। फिर आप लिखोगे बट एंगल R इज इक्वल टू व्हाट, एंगल कंप्लीट C जो मेन ट्राइंगल का था, इट इज गिवन। तो फिर आप लिखोगे यार दोनों आर के इक्वल है, तो यू कैन राइट एंगल NCB इक्वल टू एंगल C, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कब पॉसिबल होगा, जब वो पॉइंट मार्क किया ना अपने एन, जब वो उसी पॉइंट ए के साथ कॉन्साइड करेगा, यानी ये एन ए पे आ जाएगा। तो जब एन ए पे आएगा तो AB और PQ फिर इक्वल हो जाएंगे, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज व्हाट possible only when AB is equal to what, PQ। ये तभी पॉसिबल है AB और PQ जब इक्वल हो जाएंगे, ऐसा आप लिख सकते हो शॉर्ट में। ठीक है, तो यहां पर भी सेम लिखना है, दिस इज नॉट पॉसिबल, इट मीन्स AB इक्वल टू PQ। वही कहानी आपको यहां पे पूरी लिख दी। तो देयरफॉर जब AB PQ के इक्वल आ रही है, फिर कंट्राडिक्शन आ गई, ग्रेटर देन लेस लेने से फिर कंट्राडिक्शन आ जाती है एंगल R को लेकर। तो यहां पर ऑटोमेटिकली फिर हमें लिखना ही पड़ता है मजबूरी में AB इज इक्वल टू PQ। तो इसका मतलब SAS कॉन्ग्रेंसी से ट्राइंगल ABC जो है वो PQR के कॉन्ग्रेंट ही हो रही है, दैट्स ऑल। तो आपने देखा, अगर आपको दो एंगल्स इक्वल गिवन हो और उनके इंक्लूडेड साइड भी इक्वल गिवन हो, तो
इन गिवन इंफॉर्मेशन से ये दोनों ट्राइंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही आती हैं। लगाया हमने ऐसे ऐसे, लेकिन प्रूफ ए ऐसे का हुआ है क्योंकि इसको गिवन इंफॉर्मेशन मानना है और ऐसे ऐसे इसको प्रूफ करना है। इज इट क्लियर? तो इट मीन्स कंक्लूजन ये है कि जब हमें दो एंगल्स आपस में इक्वल गिवन हो, कॉरस्पॉन्डिंग वाले, और उनकी इंक्लूडेड साइड भी इक्वल गिवन हो, तो हम इस क्राइटेरिया को यूज कर सकते हैं एज ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, बिकॉज वी हैव प्रूव इट कि if we have two angles are equal and included sides are equal, then triangles are always congruent. तो बस ये रूल हमारा प्रूफ हो गया। आते समझ? सो बच्चे, ये था आज का लेक्चर। नोट्स अच्छे से बनाना, थोड़ी राइटिंग अगर मेरी कम समझ में आती तो एक दो बार पॉज करके रीड कर लेना, ठीक है? तो ये था प्रूफ ASA का। डिटेल में अपनी कॉपी पे 2-3 बार करो, आपको ये प्रूफ याद हो जाएगा। मैंने एकदम डिटेल में समझा दिया है। अपनी NCERT से देखकर भी एक बार प्रूफ को रीड कर लो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको प्रूफ। अगर ये एग्जाम में आया तो मेरे बच्चे 5 मार्क्स से कम नहीं आएगा, 5 मार्क्स, ठीक है? तो इसलिए इसका प्रूफ जरूर करना। तो आज के लेक्चर में बच्चे इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।